करने से इनकार कर दिया। तलाक मांगा है पति से। उन्होंने कोर्ट को लिख कर दिया है कि उनकी जान को खतरा है खुद उनके पति के हाथों, कैप्टन बीडी कपूर के हाथों। जाने की हॉर्टिकल्चर तब तक अपना काम शुरू नहीं कर सकता जब तक कि कंस्ट्रक्शन वाले जमीन सपाट करके ना दे। तो हम हमें बख्शिए और कंस्ट्रक्शन वालों के पास जाइए, हमें बख्शिए माता जी, आप जाइए। भाई देखो, मास्टर प्लान के हिसाब से तो हमें 3 साल पहले ही जमीन सपाट करके हॉर्टिकल्चर वालों को दे देनी चाहिए थी, लेकिन मैनेजमेंट वालों ने अभी तक हमें बुलडोजर और मशीनें सप्लाई नहीं की। तो हम क्या कर सकते हैं? आप एक काम करो, आप अगली खिड़की पर जाकर हाँ, यही मेंटेनेंस है। हमारी पोजीशन ये है, सारी मशीनें और बुलडोजर फैक्ट्री में पड़े हुए हैं मरम्मत के लिए। ईयर क्लोजिंग पर कुछ 10% मशीनें अलॉटेड हैं, बाकी के लिए क्या कहें और किससे। नमस्कार, मैं निर्मल रतनलाल वैद पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। अभी पिछले एपिसोड में हमने अरविंद जी से उनकी कैसे शुरुआत हुई नाटकों की और किस प्रकार से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उन्होंने पूरे देश में एक अलग जगाई, किस प्रकार से सामाजिक बुराइयों को नाटक के द्वारा किस प्रकार से सुधारने का प्रयास किया गया, अवेयर किया गया लोगों को, ये सब आपने सुना। आज हम बात करेंगे अरविंद जी से। नमस्कार अरविंद जी पुनः। और आपके यहाँ पूरे देश से स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं। आपके मुख्य सवाल, अभी भी बहुत से नाटक सीखने वाले छात्र छात्राएं आपके पास आने को इच्छुक होंगे, पर अभी भी शायद उनको समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार से आप तक पहुंचा जाए। क्या प्रक्रिया है अस्मिता थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने की और इस विधा को सीखने की? और सीखने से पहले महत्वपूर्ण मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले वो स्वयं का मूल्यांकन करे कि क्या वो फिट हैं इसके लिए। हर किसी को तो अपने आप बड़ा अच्छा लगता है, वो सोचता है कि अगर नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी एक्टर बन सकते हैं, राजपाल यादव एक्टर बन सकता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्टर बन सकता है, तो मैं भी एक्टर बन सकता हूँ। ग्रामीण परिवेश से आए हुए लोग, साधारण कद काठी के लोग, उनके बारे में आप बताइए किस प्रकार से वो इस विधा में परंगत होने के लिए आपसे कैसे संपर्क करें? आपने बहुत सारे सवाल जो है एक साथ कर दिए और उसका सीधा ये कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर व्यक्ति में प्रतिभा होती है। कोई कहे कि टैलेंट पैदा होता है या टैलेंट इसके अंदर है इसके अंदर नहीं है, ये गलत है। कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये मैंने अपनी आंखों से चमत्कार होते हुए देखे हैं ज़िंदगी में। मैं खुद उसका चमत्कार हूँ कि मेरा ये विधा नहीं थी। मेरे परिवार में कोई भी नाटक से जुड़ा हुआ नहीं था और ना ही हमें नाटक की कोई परंपरा उस तरह से हमारे समाज में उतनी मजबूत रही है। मैं एक अध्यापक के परिवार से आया, गणित के अध्यापक थे मेरे पिताजी। दादा भी जो वैद थे, उनका भी उससे मतलब नहीं था। मेरे परिवार में आज भी अधिकतर अध्यापक हैं। तो जब मैं आया तो वहाँ पर मेरे सामने ये सवाल खड़े हुए जो आज जो है आपने पूछे, कैसे, क्या, क्यों और कैसे होना चाहिए। उस समय सवालों को उत्तर देने वाला कोई नहीं था। तो ज़्यादातर लोग ये होता था कि आप बैठा लेते थे और अंततः अपना काम निकलवाते थे। 2-4 दिन बैठाते थे, उसके बाद आप कहते कि उठ के ये सामान करिए, ये उठाइए, वो करिए, आप चाय लाइए, चाय पिलाइए, सब कुछ होता रहता था। अंततः वहाँ सीखने कुछ नहीं था। जब मैंने नाटक किया तो मैंने पहले उन सवालों को मैंने देखा कि मेरा बैकग्राउंड जो इंजीनियरिंग का था, गणित का था और पत्रकारिता का था, टेलीविजन से था। तो बहुत सारे बैकग्राउंड के साथ जब मैं आया था तो मैंने देखा कि क्या क्या ज़रूरतें हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आएंगे वो कौन होंगे, उनको कैसे हम ट्रेनिंग करेंगे और उनका आगे हम किस तरह विकास करेंगे। तो जब शुरुआत में मैंने किया, जब हम लोग परिधि के साथ मिलकर काम करते थे, हम दोनों मिलते थे, तब तमाम मित्र होते थे, सब लोग जो आया हमने उसको ले लेते थे। जब बाद में जब अस्मिता बनाई तो उस समय में चूँकि हमारे पास कोई ट्रेंड एक्टर नहीं थे, तो हमने दोस्तों को लिया जो ट्रेंड थे, तमाम जगह से लिया। और नतीजा क्या हुआ, 6 महीने पता लग गया कि जो पहले से ही अनुभवी ट्रेंड अभिनेता है वो आपके साथ बहुत लंबी यात्रा नहीं कर सकते हैं, विशेष रूप से जो किसी ढांचागत संस्था से आए हो, कि उनके पास एक अपना कैरियर बनाने का एक अपना दबाव होता है, आर्थिक दबाव होता है, परिवार से होता है।
तो मैंने तय किया नहीं, मुझे अपने नए लोगों को ट्रेन करना है और नए को ट्रेन करना शुरू किया अपने तरीके से। और नतीजा क्या हुआ कि उनकी ट्रेनिंग जो की वो आज तक मेरा तरीका वही बना हुआ है कि नए अभिनेताओं के साथ काम करता हूँ, बल्कि पुराने के साथ काम करने में मुझे रहता है कि ये सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा, मेरे हिसाब से चलेगा नहीं चलेगा, मुझे थोड़ा हिचक रहती है। तो जो भी अभिनेता बनना चाहता है वो अपने शहर के किसी भी थिएटर ग्रुप के पास जाए, उससे जुड़े काम करें, ये बहुत आसान रास्ता है। और अस्मिता थिएटर ग्रुप से जुड़ने का भी ये आसान रास्ता है कि आप जो है हम दिल्ली में हैं, दिल्ली और मुंबई में हैं, आप वहाँ पर आ जाइए, मिलिए, बात कीजिए। हम लोग शुरुआत करते हैं थिएटर की कार्यशालाओं से। कार्यशाला 6 महीने से लेकर 1 साल तक होती है और उसमें हम अभिनेताओं को विभिन्न चीज़ें सिखाते हैं। सबसे पहले हमको सिखाते हैं पढ़ना, अनुशासन सिखाते हैं, और दूसरा कि आप जो सपने आपने देखे हैं उन सपने के लिए आप कैसे काम करेंगे ये सिखाते हैं। कि हमारे पास जो अभिनेता आता है वो पहले से ही ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी 18-19 साल समाज में गुजार चुका है, तो उसका समाज के व्यवहार, उसका जो एटीट्यूड, उसका तरीका, सोचने का तरीका लगभग बन चुका होता है। तो हमारी जो लड़ाई होती है उसी से होती है, जो पहले से वो चीज़ें लेकर आ रहा है कि हमें उसको उससे निकालना होता है और एक अलग तरह ट्रेनिंग में खड़ा करना होता है। और ट्रेनिंग लगभग पूरी तरह से मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह होती है। आगे बॉडी पे काम होता है, शरीर पे हम लोग बहुत फिजिकल काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। हम आपको पहलवान बनाने के लिए काम नहीं करते एक्टर को, हम काम करते हैं कि उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो और वो उसका शरीर उसके दिमाग के साथ काम करे, उसका शरीर दिमाग से संचालित हो। तो इसके लिए दिमाग की जो बहुत सारे माइंड गेम हम करते हैं, थिएटर गेम्स के साथ हम करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, हम शुरुआत उनको साहित्य पढ़वाने से करते हैं, छोटे छोटे नाटक से करते हैं। तो उसको हमारे आसपास जो एक बड़ी विरासत है, जो साहित्य की विरासत है, कला की विरासत है, हम उसको उसके निकट ले जाते हैं। हम उसको कहानियों को पढ़वा के कहना सुनना, उसको हम एक्ट करवाना शुरू करते हैं। और उसके दिमाग में जो अब बहुत स्कूलों में पढ़ाई की होती है वो दरअसल नंबर गेम के लिए होती है कि आप पहले प्रथम आइए, इतने नंबर आइए, उसकी पहली जगह। हमारे यहाँ नंबर गेम नहीं होता, हर कोई बराबर है। आप अपना विकास के मौके खुद तलाश करते हैं। तो हम यहाँ कंपटीशन नहीं करते कि ये अच्छा एक्टर, खराब एक्टर, ये बहुत बढ़िया एक्टर बनेगा, ये अच्छा एक्टर नहीं बनेगा, इसकी शक्ल ऐसी, ये बिल्कुल नहीं करते, सबको बराबर करते हैं। और जो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है उसमें उनको समाज के साथ जोड़ते हैं कि सामाजिक समस्याएं क्या हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है। उनको अखबार पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात हम करते हैं कि डिजिटल की दुनिया से बाहर निकलिए। आप डिजिटल से निकलकर, बहुत ज़रूरत है डिजिटल, और कोविड के पीरियड में डिजिटल हमारी जान बन गया था, हमारी ज़िंदगी बन गया था, लेकिन उससे अलग निकलकर किताबों तक पहुँचने की भी ज़रूरत है। किताबों के साथ साथ आप ज़िंदगी किताब भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो लिखा हुआ शब्द है और जो हमारे सामने जिंदा लोग हैं उनकी जो कहानी है वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम उनको, हर व्यक्ति के पीछे छिपी जो कहानियाँ हैं, हर एक कहानी लेकर चल रहा है, हर एक के अपने रहस्य हैं। आपकी मेरी कहानी है, आप इधर समाज की कहानी है, तो उन कहानियों तक उनको ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो कैरेक्टर्स को समझे, समाज में अलग अलग लोग उसको समझें और खुद को जाने। जब हम खुद को जब समझ जाते हैं तो समाज को समझ सकते हैं। तो हमारी कोशिश होती है व्यक्ति से निकल कर समाज की तरफ जाए और वहाँ से चरित्रों को लेकर आए, समझें, अनुभव का दायरा बड़ा करें। और हम उनको जो महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं जो दुनिया की तमाम अभिनय पद्धतियों के अंदर है, और उन अभिनय पद्धतियों के अंदर भी है वो हमारी भारतीय जो एक पूरी परंपरा, नाट्य परंपरा, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र उसके अंदर भी है। तमाम अभिनय पद्धति जो बात करती है वो देखने की बात करती है कि आप ध्यान से देखिए, सुनिए, और देखना सुनना ऑब्जर्वेशन हुआ, फिर सोचना जरूरी है, सोचने के बाद फिर समझना और उसको महसूस करना, उसके बाद करना होता है। तो ये बहुत साधारण सी बात है, लेकिन इनका अभ्यास करते करते सालों बीत जाते हैं। हम सही से सुनना नहीं सीखते, बिल्कुल जो है कुरसोवा की रोशोमन फिल्म की तरह हम जो ढंग से देखना नहीं सीखते हैं। दूसरों को दिखाया हम देखते हैं, दूसरों को सुनाया हम सुनते हैं, और वार्षिक विश्वविद्यालय से हम लेकर हम अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। तो हमारी समझ को आज हमारा पूरा जो दायरा है, इतनी सारी चीज़ें समाज के अंदर है, इतनी सारी सूचनाएं समाज के अंदर हैं, वो इतना सारा है कि हमारी समझ को गलत दिशा देने का काम पूरी तरह से हावी है। और नतीजा क्या होता है कि हमारी समझ विकसित नहीं हो पाती है और उससे पहले ही हम जो निर्णय ले लेते हैं।
जी जी। तो ये हम अभिनय की हमारी जो पद्धति है, ट्रेनिंग है, वो उसके अंदर उसका महत्वपूर्ण हिस्सा कि उनको प्रशिक्षित करने के लिए दिमाग से करना, उसके सेंसेस को डेवलप करना और फिजिकली और उसके शरीर के पूरे तमाम हिस्सों को मिलाकर उसको जोड़ना। जब तक अभिनेता ये नहीं जानेगा तब तक नहीं कर सकते। हम उसको पहलवान नहीं बनाते हैं, हम जिम की बॉडी नहीं बनाते हैं। हम यहाँ तक कि जब मैंने आज से 30-35 साल पर हमने जब काम करना शुरू किया था, तो हमारे पास जो प्रचलित पद्धतियाँ थी वो भारतीय अभिनेताओं के लिए कितनी कारगर है, कितनी कारगर नहीं है, मैं इसके बीच में जूझ रहा था। तो उसके बीच में करते हुए मैं जब मैं अभिनेता की आवाज़ पर, उसकी वाचन पे काम करने लगा, तो मुझे लगा मैं कैसे करूँ। वाचन, ये जेस्चर पे काम करने लगा, बॉडी पे काम करने लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत की यूरोप की किताबें पढ़ ली, अमेरिकन किताबें पढ़ ली कि आप जेस्चर्स कैसे यूज़ करें, ये सब कैसे, नेचुरल एक्टिंग सब तमाम। तो मुझे लगा कि हम तो भारतीय अभिनेता को ये सीखने की जरूरत ही नहीं है। हम तो खूब हाथ हिलाते हैं, को हमारे हाव भाव आते हैं, हम तो पूरा ज़िंदगी को जीते हैं। हमारे समाज में इतना रंग है, इतनी चीज़ें, इतने त्यौहार हैं, तो हमें तो जीना सिखाया जाता है। तो उसको छोड़कर मैं कहीं अभिनेता को क्यों सिखाऊंगी, फला हाथ पर इतना भला डालो, इतना संवाद करो, भला नहीं, उसको स्वाभाविक आने दीजिए। और उसका परिणाम ये हुआ, जब मैं वाचन पे इस बात को लेकर गया, तो मैंने सबसे महत्वपूर्ण जो किया, मैं योग को वाचन के साथ जोड़ दिया। जो अच्छा। स्पीच को जोड़ने के लिए मेरी जो नाभि से आवाज़ हमारी आती है, सब कहते हैं बेस की आवाज़, लेकिन बेस की आवाज़ क्या है। जब हम गा रहे थे उस समय लोग क्या बेस से बोलो, बेस से बोलने के लिए फॉर्मूले थे उनके पास कि एक सिगरेट पियो, पानी पियो, बेस से आवाज़ हो जाएगी। हाँ तो आप कैसे निर्मल जी, हाँ तो भाई साहब आप, अच्छा तो यहाँ ये प्रचलित आज भी है। ऐसी धारणाएं बहुत सारे अभिनय को लेकर थी। तो ये जो बाहर ये चीज़ें आ रही थी, या सोचने के लिए आज भी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई आप जो है अन्य पदार्थों का इस्तेमाल कीजिए, नशा कीजिए, करिए, आपका सोचना चालू हो जाएगा। तो ये जो इस तरह का जो एक कला के साथ, ना अभिनय के साथ जो एक मिथ जुड़े हुए थे, उन मिथों के खिलाफ हम खड़े हुए, और खड़े हुए, आज तक खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ कोई सिगरेट भी नहीं पी सकता हमारे यहाँ, और बाकी छोटे चप्पल जूते बाहर होते हैं। तो जब मैंने वाचन पे काम किया, तो चूँकि मैंने योगा किया हुआ था, मैं जानता था कि आवाज़ का केंद्र क्या होता है, तो हमने बेसिक नाभि को जो केस से स्पीच को लेना शुरू किया। यहाँ तक कि हमने सूर्य नमस्कार को करते हुए उसके साथ आवाज़ की प्रैक्टिस कराई हमने, कि हमने जो वहाँ पर जो श्लोक बोले जाते हैं उनका प्रयोग भी किया, फिर उसके साथ हमने गिनतियाँ भी की, उसके साथ अलग संवाद। यहाँ तक कि हम योग की अलग अलग मुद्राओं में जो हमारे सूर्य नमस्कार, उन मुद्राओं पूरे संवाद बुलाने शुरू किए। तो शरीर के जब विभिन्न मुद्राओं में शरीर होता है, तो आवाज़ों का जो इस तरह उसका जो भाव है, लय है, उसकी जो गति है, उसका जो स्वर की जो एक स्पंदन है, वो बदल जाता है। तो वो उसे प्रयोग किया। शुरुआत में बहुत सारे लोग थे और मजाक उड़ा रहे थे, क्या कर रहा है वो, क्या ये तो मजाक है, ऐसे थोड़ा होता है, ये थोड़ा। बहुत लोगों ने जो ढांचागत ट्रेनिंग में थे उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन आज मुझे इस बात का मुझे अच्छा लगता है कि आज पूरे देश में जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो संस्थागत है उसके बाहर या संस्थाओं में इस प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वाचन का जो स्पीच का दिया जाए, जो आवाज़ का दिया जा रहा है, उसमें नाभि और हमारी योगा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान आज है। क्योंकि हमने तलाश किया, और होते होते हमने इसी तरह से हमने अभिनेता के लिए हमने जिम की ट्रेनिंग नहीं ली, हमने उसको जो है हमारे जो मार्शल आर्ट्स है उसके कुछ हिस्से लेकर उनको हमने अभिनेता के शरीर के साथ के उस गतियों पे काम किया, मूवमेंट्स पे काम किया। हमने सारी चीज़ों पर काम करते हुए जब हम आगे बढ़े, तो अंततः हमें पाया कि ये तो बहुत हमारे आसपास बहुत संसार भरा पड़ा है। हमारे फोक की इतनी बड़ी परंपरा है जिसको हम शायद छू भी नहीं पा रहे हैं। चूँकि मैं फोक कलाकार नहीं हूँ, मेरी फोक ट्रेनिंग नहीं, लेकिन हमने कोशिश की कि हम कुछ चीज़ें लें, और करते करते हम उन सब चीज़ों का अपने प्रशिक्षण में अभिनेता के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज ये प्रशिक्षण के बारे में लोगों की धारणा है कि आप रियलिस्टिक अभिनेता पैदा कीजिए, रियलिस्टिक एक्टिंग सिखाइए। तो मेरा कहते हैं आप रियलिज्म होता क्या पहले जान तो लीजिए, नेचुरलिज्म होता क्या है। सिर्फ बोल देने से नहीं होता है। आप हमारे जो पूरा अभिनय है उसका जो कन्विक्शन है वो क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, करेक्टर क्या है, हमारे इतने सारे नतीजा क्या है। आप देखिए आज हमारे जो पूरी डिबेट आ रही है साउथ इंडियन फिल्म में और बॉलीवुड फिल्म का जो बात आ रही है, उसमें अंतर क्यों हो गया कि हमारे बॉलीवुड ने परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा, बहुत कम सोचा,
उन्होंने जो है उनकी हर दूसरी वेब सीरीज हो गई चाहे फिल्म हो, उसके अंदर जो है परिवार साथ बैठकर नहीं देख सकता। गाली गलौज को उन्होंने मान लिया कि फैशन मान लिया, प्रगतिशीलता का लक्षण मान लिया, वो नहीं है। और उसका परिणाम है साउथ के सिनेमा में वहाँ पर एक परिवार साथ जुड़कर चलता है, एक मैसेज होता है। आप जो है अतिरेक दिखा दिए, मारपीट दिखा दिए, एक आदमी 20 आदमी मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, स्टंट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, भाव बोली से तमाम कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक संदेश उसके अंदर होता है जो हमारे दिल को छूता है। और दिल को छूने वाला मैसेज जो होता है वो हमारे अच्छा लगता है। तो ये जो एक हमारे यहाँ जो एक मिथ बन गया अभिनय को लेकर, हम उन मिथों से अलग होकर अपने अभिनेता का प्रशिक्षण करते हैं। और यही परिणाम है कि हमारे अभिनेता जो यहाँ से निकले हैं, हमारे अभी तक जो है 12 फिल्म फेयर अवार्ड आ चुके हैं, हमारे अभिनेता पुराने देख चुके हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं, थिएटर की दुनिया में भी कर रहे हैं और हमारे अभिनेता सिनेमा में भी कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। और लेकिन हमारी हर जगह कोशिश रही कि अभिनेता जो नाटक से सीख कर जाता है सिर्फ अभिनेता ना बने, उससे उनको नुक्कड़ नाटक करवा दें, मंच के भी करवाते हैं, तो वो समाज के बारे में बोले। नतीजा देखिए ना, आप पिछले दिन देखिए। मैं उसी के बारे में बात करना चाह रहा था। एक ऐसी अभिनेत्री है जिसके तेवर सचमुच में अरविंद गौड़ जैसे ही हैं। जैसे आपने इनकी बातचीत सुनी, और वो अभिनेत्री हैं हमारी हिंदी सिनेमा की इस समय सबसे चर्चित और विवाद में भी रहने वाली कंगना रानावत। वो ऐसी अभिनेत्री हैं कि शिक्षक दिवस के दिन उनका लेख आता है, वो एक स्पेशल ट्वीट करती हैं अपने गुरु अरविंद गौड़ के बारे में, और आप वो अंतर देख सकते हैं उसके अंदर। उसके जो तेवर हैं, उसका अभिनय शैली है, अलग अलग पात्रों का करना, वो सच में एक अच्छा गुरु ही एक शिष्य को सिखा सकता है। इसी प्रकार से जैसे उन्होंने बताया कि 12 फिल्म फेयर अवार्ड, इसके अलावा लेखन में, निर्देशन में यहाँ से गए हुए बच्चे सिनेमा में और इसके अलावा थिएटर में भी बहुत काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ चकाचौंध वाले कि मुझे बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में हीरो बनना है और हीरोइन बनना है, इसलिए मैं 6 महीने थिएटर कर लूँ तो वो बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये बहुत सालों की तपस्या है। जैसे संगीत में सालों रियाज करनी पड़ती है, नृत्य में सालों रियाज करनी पड़ती है, और फिर गुरु की आज्ञा के बाद ही आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये नहीं आपने 4 नाटक किया, सर्टिफिकेट आ गया जी, मैं अरविंद गौड़ से 4 प्ले करके सीख के आ गया हूँ और मेरे को काम दे दीजिए। अल्टीमेटली आपको परफॉर्म करना है। आपका प्रतिदिन परफॉर्मेंस आपके लिए एक चैलेंज होता है, और वो कब आएगा? जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे। यहाँ मैं स्वयं देखता हूँ 6-6 महीने बच्चे आके उनको कहा जाता है आप केवल ऑब्जर्व कीजिए, जो घट रहा है, रिहर्सल हो रही है, वो सुनिए, संवाद कैसे बोले जा रहे हैं, किस प्रकार से उनको चलना हो रहा है, बॉडी मूवमेंट, इसके ऊपर तब जाके उसको तराशा जा सकता है। और कला, मेरा भी ये मानना है, अरविंद जी आप सहमत होंगे, ईश्वर की जिसके ऊपर कृपा होती है वही कलाकार बन सकता है। कोई अगर देश का या दुनिया का बहुत पैसे वाला आदमी चाहे कि अपने बेटे को एक्टर बना ले, अपने बेटे को गायक बना ले, क्या ऐसा संभव है? पैसे से आप कहें कि कलाकार बन जाए, नहीं हो पाता है। हमारे पास जो है बहुत लोग आते हैं, बम्बई से भी आए, लेकिन उन्होंने कहा कि आकर हमारे यहाँ शिक्षा दीजिए, एक्टिंग सिखाइए। कि मेरे से भी ये होता है कि अगर जिसको सीखना मेरे पास आइए, ज़मीन में बैठिए, सीखिए। क्योंकि हम जिस परंपरा से आए हैं, मैं जिस परिवार से आऊँ वहाँ पर गुरु शिष्य की परंपरा रही है, टीचर की परंपरा रही है। मेरा पहला स्कूलिंग जो है टाट कंधे पर डाल के तख्ती लेकर स्कूल में जाने से रहा। तो हम उस परंपरा से आए हैं जो हमने ज़मीन को देखा है। हमें पता है कि बिना मेहनत कुछ नहीं हो सकता है। तो जब मेरे पास अभिनेता आते हैं तो उनको कहता हूँ कि सपना आपने देखा, आप सब सपने देखते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं कि मैं ये बन जाऊँगा, मैं वो करूँगा, फैंटेसी सबके पास होती है, लेकिन उसको सपने को साकार करना किसका काम है? वो आपका ही काम है। तो काम है तो उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है, और मेहनत सिर्फ कहने से नहीं होती कि मेहनत करिए, लगन कीजिए, ये सब कहने से नहीं, ये हमारे ज़िंदगी के रोज़ाना के व्यवहार में आती है, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आपको तपती ज़मीन पर चलना पड़ता है, आपको जो आग के ऊपर चलना पड़ता है, ज़िंदगी के कड़वे अनुभव से गुजरना पड़ता है। ज़िंदगी के तमाम चीज़ें गुजरने के बाद ही आप वहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जो है मखमली मतलब जो है कारपेट के ऊपर चले गए, आपको सब मिल गया, कहीं भी नहीं है। तो जो चूँकि अगर किसी बड़े स्टार के बेटे हैं या करण जौहर के खानदान के हैं या उसके दोस्तों में, तो आप एक आध फिल्में कर लेंगे, फिर वो अलग बात है, उनको अंतर नहीं पड़ता। वो 15-20 फिल्म करा देंगे आपको अभिनेता बनाने के लिए। लेकिन अगर आप मेहनती बाप के बेटे हैं,
एक साधारण मध्यम परिवार, उच्च मध्यम से तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। आज ये देखिए इंडस्ट्री में जो अभिनेता है या बाहर है, उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो अपनी कड़ी मेहनत से आगे निकले, जैसे दीपक डोबरियाल, मनोज चड्ढा, तमाम लोग निकल कर आ रहे हैं जिन्होंने अपना काम किया, नवाजुद्दीन जैसे लोग हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का एक छत्र राज रहेगा, अब पूरा टूटा है। आप बम्बई का पूरा तंत्र टूट गया है। और आज आपने कहा कि कंगना एक ऐसा नाम है जिसने बम्बई में आतंक की तरह उसने काम किया और बहुत सारे लोगों की मठों को तोड़ दिया, और उसके किसी परिणाम है कि कंगना को एक बहुत बड़े षड्यंत्रों का शिकार भी होना पड़ा। तमाम लोग जो जिनके पास ताकत है वो कोशिश करते हैं उसका सिनेमा आए तो ना चले, चीज़ें करे, सब कुछ करे, लेकिन वो कहीं हारती नहीं है, वो फिर खड़ी हो जाती, फिर दोबारा करती है और हिम्मत के साथ करती है। तो मुझे लगता है कि हिम्मत जो है आपकी, हो सकता है कंगना से आपके वैचारिक मतभेद हो, ठीक है, हर एक को लोकतंत्र में हर एक को अपने विचार के लिए हर किसी विचारधारा से होने का उसको हक बनता है उसका। हमें उतनी आज़ादी देनी चाहिए कि हम विरोध को भी सुने, लेकिन उसकी जो ईमानदार बातें जो उसने की उससे उसके बारे में कोई शक नहीं हो सकता, उसके अभिनय में शक नहीं हो सकता है। अभिनय इस समय अपने समय की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री कंगना रनावत है, और जो आसपास जो बड़े खानदानों की से निकली हुई अभिनेत्रियाँ हैं वो कितना टिकती हैं आप देखिए। तो कंगना अभी देखिए सबसे बड़ा अभी इमरजेंसी उसकी फिल्म आने वाली है, तो लगातार वो काम कर, दिन रात काम करते, मैंने उसको देखा है कि उसको काम करते मैंने देखा है कि उसका पैशन देखा है। मैं जब मेरे पास ट्रेनिंग में तब भी देखा है, उसके बाद जब से मुंबई में थी तभी देखा है, अभी भी पिछले कुछ दिन पहले देखा। तो उसका काम करने का तरीका बहुत अलग है, उसने जो सोच लिया वो करती है, कुछ भी रास्ते में आया किसी परवाह नहीं करती है। तो मुझे लगता है अगर आपने रंगमंच के बारे में सोचा है तो रंगमंच एक पूरा विधिवत प्रशिक्षण है। और फोक कलाकारों के बारे में कहा जाता है कि वो तो बचपन से टैलेंट होते हैं, लेकिन उनके माँ बाप सिखाते हैं, उनको भी अपने परिवारों से ही आता है। संगीत हो, कला हो, नृत्य हो, फोक कलाएं हमारे ट्रेडिशनल गुरुओं से मिलती है, तो सीखना तो पड़ता है। और जैसे मैं हमेशा अक्सर उदाहरण देता हूँ कि क्रिकेटर है, हम सब बहुत क्रिकेटर सफल होकर बनना चाहते हैं, लेकिन वो क्रिकेटर नेट प्रैक्टिस कितना करता है प्रतिदिन, और कम से 4 से 5 घंटे करता है। अगर हमें एक मैराथन हमें जो है 100 मीटर की रेस जीतनी है तो 100 मीटर के लिए रोजाना हमें कम से कम जो है 15 से 20 किलोमीटर का स्टेमिना अभ्यास करना पड़ेगा। तो वो अभिनेता को करना पड़ेगा। अभिनेता सिर्फ संवाद बोलकर, स्क्रिप्ट लेकर संवाद बोलने वाला नहीं होता है, उसकी जो समझ होती है और समझ का विकास करने की जरूरी है प्रशिक्षण, जो अस्मिता थिएटर जैसे आपने कहा हमारा प्रशिक्षण उसी तरह उसी दिशा में होता है। अरविंद जी, आप नाटकों का चयन कैसे करते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ आप निरंतर लगातार बहुत पढ़ते हैं, हजारों पुस्तकें आपने पढ़ी होंगी, देशी विदेशी, आपने बताया भी। आपके बहुत प्रसिद्ध नाटक हुए, स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल, जिसके लगभग 1200 से अधिक शोज हो चुके हैं, और अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार से आपके लगभग 110 फुल लेंथ प्ले आप मंचित कर चुके हैं और जिनके हजारों शोज हो चुके हैं। तो इसका आप चयन कैसे करते हैं, और उस समय क्या सोचते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करेगी, इसके बारे में जानना चाहते हैं। ये नाटकों का चयन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और विशेष रूप से एक निर्देशक के लिए, रंगकर्मी के लिए, क्योंकि मैं उन नाटकों को नहीं चुनता जो हंसी मजाक करते हैं। जो मुझे लगता है कि हमें सिर्फ नाटक का मतलब, कलाओं का मतलब सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है, मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक समस्याओं पर सवाल उठाना और उनके बारे में बात करना भी है। चाहे मोलियर करते थे, चाहे डेरियोफो ने किया, या हमारे यहाँ जो बहुत सारे फोक कलाओं के अंदर होता है, हमारे नौटंकी से लेकर यक्षगान, तमाशा, सब जगह ये होता है कि आप जो अपनी संस्कृत नाटकों में होता है, भास के नाटकों के अंदर है, शूद्रक के नाटकों के अंदर, तमाम जगह इस तरह के नाटकों में है जहाँ पर एक विदूषक नाम का व्यक्ति होता है जो हंसी मजाक करते हुए वो बहुत कड़वी और सच्ची बात, ईमानदारी से बात, वो हंसी मजाक को व्यंग्यात्मक कह देता है। तो कला का काम लोगों को आईना दिखाना है, समझ विकसित करना है। इसलिए जब भी मैं कोई भी स्क्रिप्ट चुनता हूँ तो उसके लिए सालों साल स्क्रिप्ट दिमाग में चलती है, महीनों चलती है, और फिर मैं उसमें अगर मुझे एक सेंटर थ्रेड मिल जाए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा सीधा तो मैं नाटक ये क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं इस नाटक कर रहा हूँ, तो जब उसका आंसर मिल जाता है तो वो स्क्रिप्ट मेरे उस पर काम करना शुरू कर देता हूँ। जैसे मैंने
गिरीश कर्नाड का नाटक किया तुगलक। तुगलक से सब परिचित हैं, किताबों में हमने पढ़ा है, सब कुछ है। और जब वो उसकी भूमिका में पढ़ा तो इब्राहिम अलकाजी और मुझसे पहले के बड़े लोगों ने जो है उसको और पुराने किले में अब बहुत बड़े बड़े जगह पर किया और लाखों के रुपए में उस समय किया, बड़े बड़े सेट, बड़े बड़े अभिनेता के साथ किया। जब मैंने उसको पढ़ा रहे ये नाटक तो है ही नहीं वो जो बड़े महलों में बड़ी दीवारों पर हो, ये नाटक मेरा है, बोले तो मैं ही तो हूँ ये। और मुझे जब मैंने तुगलक में खुद को देखना शुरू किया कि जब कोई व्यक्ति काम करता है और अच्छा काम करना चाहता है, एक सपना लेकर कर रहा है, हर व्यक्ति का सपना होता है, चाहे एक मजदूर का बेटा हो, चाहे जो हजार करोड़पति का बेटा, उसका सपना हर एक अपनी चीज़ लेकर चलता है, उसके साथ काम करना चाहता है। लेकिन जब काम करने निकलता है तो उसके आसपास जो चीज़ें आती हैं जो उसको प्रभावित करती हैं, उसके अपने लोग जो प्रभावित करते हैं, वो उसके लिए उसके सपनों को तोड़ते चले जाते हैं। तुगलक चाहता था कि समाज में सब हो, उसमें धार्मिक कट्टरपंथा ना हो, कोई इस तरह के लोग ना हो कि जो किसी मजहब के नाम पर किसी को दबा दे, या देश में एक तरक्की हो। एक तरह से बहुत आर्थिक सामाजिक नीतियों से काम करना शुरू किया। लेकिन हुआ क्या, जब उसने काम करना शुरू किया, खुद उसके संप्रदाय के कट्टरपंथियों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र कर दिया, उसकी खुद की विमाता ने वो कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ, वो इतना क्रूर हो गया अंततः जो व्यक्ति जो है जो सपने लेके चला था वही नहीं था। और एक दिन किले के ऊपर खड़ा हुआ है, वो एक नौजवान सिपाही से पूछ रहा है कि नौजवान तुम्हारी उम्र क्या है? वो कहता है 19 साल। तो वो कहता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र में था तब मैं भी तुम्हारे जैसे सपने देखता था, बहुत बहुत बड़ी बड़ी मेरी बातें थी, बहुत कुछ करता था, लेकिन जब मैं इन जंगलों में दफन होगा क्या तुम मुझे तब याद करोगे क्या? तो सपनों का टूट जाना, वो उस नाटक को मैंने केंद्र माना और मैंने उस नाटक को किया। और मैंने सिर्फ उसको उस समय से 5,000 रुपये में किया। और उस नाटक के 18 से ज़्यादा शोज हुए, दिल्ली का बेस्ट नाटक उस साल का हुआ। और मेरी याद में हिंदी का ऐसा एक नाटक था जिसके टिकट ब्लैक हो गए। तो ये मैंने वो जो लाखों का जो पूरा चक्र था उसको तोड़ा, और रंगमंच में जो अभिजात्यपन था उसको तोड़ा। और वही हुआ अभी भी, पिछले कुछ सालों पहले भी, पिछली दिल्ली में जो पिछली सरकार थी उस समय भी जो हुआ वो नाटक जो 8 करोड़ में हुआ और फिरोजशाह कोटला में हुआ। इसी तरह से अभी पिछले दिनों दिल्ली में 25 करोड़ में नाटक हुआ। जब ये करोड़ों में सुनता हूँ ना, और तो मुझे लगता है कि जो हमारी जो हमारे जो स्थानीय नेता हैं या सरकारें हैं वो किस तरह से करोड़ों में सोचती हैं, तो उसको मैंने मिथ को तोड़ा था। तो इसी तरह कोई भी नाटक, जब मैंने भीष्म सानी का किया, हानुष किया, हानुष के बारे में किया, तो मैंने उसमें देखा कि वो हानुष एक वैसा व्यक्ति है जो बहुत सारे साल लगाकर घरों की वालों के बारे में सुनकर, सबकी बातें सुनकर, ताने सुनकर भी अपनी घड़ी बनाने में लगा रहता है और 18 साल बाद घड़ी बनाने में सफल हो जाता है। न परिवार की चिंता करता है, न बच्चों की करता है, जैसी हम और आप लोगों ने नहीं की। हम लोग जो बड़े काम में लगे हैं, हम लोग जो हमारे परिवार ने खुद को संभाला, हम सिर्फ जो है वो मदद ही करते थे, हमारे परिवार ने हमारी बड़ी मदद की। तो ऐसे हानुष लगा रहता है। तो उसकी पत्नी ताले बीच गुजारा करती थी। एक घड़ी बनाने में सफल हो जाता है तो राजा और व्यापारी जुट जाते हैं और उसकी घड़ी को जो है नगरी चौराहे पर लगा देते हैं और राजा उसको अपने यहाँ राज दरबार में बैठा देता है और उसकी आंखों से उसको वंचित कर देता है कि अगली घड़ी ना बना पाए। तो ये जो कलाकार की जो पूरी त्रासदी है कि किस तरह से उसके क्रिएटिविटी की जो त्रासदी है कि लोग किस तरह से उसका दुरुपयोग करते हैं कला के, उसके बारे में मुझे लगा कि ये मेरा नाटक है तो मैंने उसको कर लिया। कोर्ट मार्शल जो मेरा सबसे चर्चित नाटक है वो आर्मी बैकग्राउंड के अंदर है, लेकिन ये आर्मी के बारे में नाटक नहीं है क्योंकि व्यक्ति कहीं भी होता है तो वो व्यक्ति होता है। वो उन लोगों के बारे में है जो कहीं भी रहकर समाज में सामंती प्रवृत्तियाँ रखते हैं, जो छोटे बड़े का भेद करते हैं, चाहे पैसे के कारण करें, चाहे जाति के कारण करें, क्या रंग से के कारण करें, चाहे प्रांत के कारण करें जी। तो वो उसके बारे में है। नतीजा कि उसके मैं 12 से ज़्यादा शो कर चुका हूँ और लगभग 28 सालों से मेरा नाटक वो चल रहा है। तो इस तरह के मेरे जो अलग अलग नाटक हैं जिनको हम लगातार करते हैं। अभी मैंने किया पार्टीशन नाटक किया, अब पार्टीशन हुआ और पार्टीशन के बाद जो लाखों लोग विस्थापित हुए, उनकी पीड़ाएँ बहुत गहरी थी, उनके दर्द बहुत गहरे थे, लेकिन वो पीड़ा को हमने समझा नहीं। पार्टीशन क्यों हुआ उसको जानने की कोशिश नहीं की। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ या यूरोप के अंदर जिस तरह हिटलर के पूरे दौर में हुआ, वहाँ पर उसके बारे में बहुत सारे फिल्में लिए साहित्य लिखा गया। पार्टीशन के बारे में बात नहीं की, हमने उसको चीज़ों कारपेट के नीचे दबाया। तो मैंने पार्टीशन क्या समझने के लिए उस समय संवेदनाएँ किया थी, क्या दिक्कतें थी उसको, ताकि हम महसूस कर पाए। क्यों टोबा टेक सिंह
अपनी तो जगह छोड़ कर नहीं जाना चाहता है, क्यों नो मैन लैंड पर ही वो गिर कर मर जाता है? कैसे एक आदमी सोच रहा था, लोगों ने क्या पार्टीशन चाहा था? क्या लोग कह रहे थे कि आओ जी हमें हिस्सों में बांट दो? लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए देश के 3 टुकड़े कर दिए। तो ये हमारे पूरे इतिहास में कितनी बड़ी घटना थी, लेकिन हमने इस पर उसके बारे में बातचीत नहीं करते। तो मेरे नाटक जो मुझे लगता है कि मेरे दिल के करीब हैं, तो उन नाटकों को मैं चयन करता हूँ ताकि मैं अपनी बात को कह पाऊँ। अलग अलग नाटकों की वही, जैसे मैंने जो है कोर्ट मार्शल के बाद जो मैंने इनका नाटक किया था, एक मामूली आदमी, जो मामूली आदमी की त्रासदी थी। एक मामूली आदमी, वो आदमी अपने घर में अनजाना बन गया है, उसके बच्चे ही, उसके बहू और बेटी उसको नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी नज़र से उसके पीएफ पर है, उसकी पैसे पर है। तो एक व्यक्ति समाज में, परिवार में कैसे अकेला हो जाता है और उसकी खुशियाँ खत्म हो जाती हैं, उसकी तलाश करने की कोशिश की। तो ये जो हमारी ज़िंदगी के नाटक है, बेसिकली ये कहिए कि हमारे आसपास के जो नाटक हैं उनको मैं चयनित करता हूँ, और उन जो ताकि मेरे अभिनेता उससे प्रशिक्षित हों। और मैं आषाढ़ का एक दिन भी किया मैंने, तो आषाढ़ का दिन भी मैंने इसलिए नहीं किया कि बहुत किसी मौन राकेश ने लिखा, नहीं, मैंने इसलिए किया कि उसके अंदर मुझे जो चरित्र हैं, विभिन्न चरित्र हैं, उनका जो द्वंद्व है, और जो व्यक्ति एक समाज से निकल कर जाता है और फिर समाज से आगे बढ़ जाता है, वो वापस अपने समाज पास की जो संस्कृति है, कला है, भाषा है, उसको हम लेकर मेरा चयन होता है। और इसी तरह मैंने आज तक जितने भी नाटक चयन किए हैं वो सारे के सारे इसी आधार पर, चाहे डेरियो फो मोलियर मैंने किया, डेरियो फो किया, और जूलियस सीजर भी किया, मैंने वर्ल्ड क्लासिक बहुत किए हैं। और रामकली भी आपका एक बर्तोल्ड ब्रेक्ट का नाटक जो है रामकली, द गुड पर्सन ऑफ सेजवान किया, रामकली। वो उस नाटक को मैंने क्यों किया? क्योंकि गुड पर्सन ऑफ सेजवान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब उसका हिंदी में अडेप्टेशन आया, मैंने उसको देखा कि अच्छा आदमी समाज में वो अकेला पड़ जाता है। दुनिया में बहुत अच्छे आदमी है, दुनिया अच्छे लोगों के कारण ही चल रही है, और कुछ लोग जो अच्छे आदमी को अच्छा क्यों नहीं रहने देते? अच्छे को अच्छा रहे, वो समाज में वो अच्छेपन को लेकर चले, हमारी जिम्मेदारी है। तो उसमें यही है कि भाई जो मैं सच बोलूँ तो पानी चाहिए, इंसान समंदर अपना खोल दे, यानी कि अपनी अच्छाई को खोल दीजिए। और हम सब अच्छे हैं, हम सब ईमानदार हैं, तो हम दूसरे को क्यों सताना चाहते हैं, दूसरे क्यों लूटना चाहते हैं, बेईमानी क्यों करना चाहते हैं? वो बहुत ही एपिक नाटक है। तो एपिक नाटक में बहुत सारे सवालात हैं कि जब आपके पास कुछ आ जाता है तो आपको लूटने के लिए आपके आ जाते हैं, और जो अंततः आप जो है अकेले रह जाते हैं। जब आपकी ज़रूरतें होती हैं वहाँ कोई नहीं खड़ा होता है। तो समाज की कड़वी सच्चाइयाँ हैं, वो सच्चाइयों को लेकर किया। और सच्चाइयों के बीच में सबसे बड़ा जो आखिरी सामर्थ्य नाटक है, नाटक खत्म नहीं होता। नाटक आखिरी डालों की ये है कि ये नाटक खत्म नहीं हुआ, हम भी द्वंद्व में हैं कि क्या इसका अंत होना चाहिए, कौन इसका हमारा करेगा, कौन हमारा हमें ज़िंदगी को समझाएगा, कौन हमारा मदद करेगा। तो ज़रूरी है कि दुनिया में अच्छे आदमी को न सताया जाए, अच्छे आदमी की मदद किया है, अच्छापन बचा रहे, ये ज़रूरी है। तो वो नाटक की बात करते हैं। तो इसी तरह के नाटक तमाम एक मैसेज और सवालों सीधे टकराने वाले नाटक। बिल्कुल ठीक है। आपने देश में भी सभी जगह नाटक किए, विदेशों में भी आपने नाटक किए, और मुझे याद आता है कि आपने कुछ सोलो प्लेस किए हैं कुछ एक्ट्रेस को लेकर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मैंने लगभग 14-15 देशों में नाटक किए हैं, और बहुत सारे नाट्य समारोहों में मैं गया। वहाँ पर पूरा दुनिया का जो सबसे बड़ा नाट्य समारोह होता है, जो स्कॉटलैंड में होता है, एडिनबरा थिएटर फेस्टिवल, वहाँ लगभग मैं 24 दिन रहा, और मेरे वहाँ पर 18 नाटकों, एक नाटक के 18 मंचन हुए। और वहाँ पर मैंने जो रहते हुए सीखा, चूँकि मेरे पास बहुत कम बजट था, मेरे पास जो रोज़ाना 3 से 4 पाउंड का खर्चा था मेरे पास, तो मैं पैदल चलता था। और मैं नाटक देखने के लिए, मैं बहुत नाटक देखे वहाँ पर, 24 दिनों में बहुत सारे नाटक देखे। तो नाटक देखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता था कि मुझे कोई काम दे दीजिए। तो अक्सर नाटक देखने के लिए मैंने अशर किया, उनके जाता था कि हम ये करिए, उनके पहुँच जाता था, उनके दर्शकों को मैं टॉर्च दिखा कर सीटों पर बैठाता था, फिर एक किनारे खड़ा होकर मैं नाटक देखता था। तो ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा रहा। वहाँ मेरे नाटक भी हुए, लेकिन मैंने उस तरह से देखा। और भी जगह मैंने नाटक किए, अमेरिका के लगभग 12 देशों, 12 राज्यों, 12 शहरों में मैंने नाटक किए। मतलब हर जगह भारतीय समाज, भारतीय जो इंडियन कम्युनिटी थी, उसके उन्होंने नाटक करवाए, उनके लिए मैंने नाटक किए। क्योंकि अमेरिका में इंडियन कम्युनिटी अपने मूल्यों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, उसके लिए काफ़ी काम करती है। तो उन्होंने जो, और बहुत सारे सवालात हैं
जो शिकागो में एक एनजीओ था अपना घर, जो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ काम करता है महिलाओं के लिए, कि यहाँ से जो बहुत सारी महिलाएं जाती हैं, यहाँ से जो उनके साथ भी वायलेंस होता है, चाहे शादी करके ले जाते हैं। जो भी अमेरिका कितना बड़ा देश हो, लेकिन समस्या वही है, वही महिलाओं के साथ वही समस्या है। तो वहाँ पर हमने अनटाइटल सोलो किया, एक नाटक था जिसको गुलशन दुबे करती हैं, वो इसी की बात करता है कि चाइल्ड अब्यूज से लेकर वो पुरुष की जो मानसिकता है, स्त्री के ऊपर अत्याचार किया, उसके आधिपत्य की, उसके बारे में बात करता है। तो वो नाटक किया। तो अलग अलग जगहों पर हमने बहुत सारे नाटक किए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमने सिडनी में थिएटर वर्कशॉप की, 2 साल हमने सिडनी में लगातार वहाँ के भारतीयों के बीच में हमने नाटक किए, वर्कशॉप 1-1.5 महीने के वर्कशॉप किए हमने। और उस वर्कशॉप से हमने नाटक तैयार किए। अस्मिता की एक एक्ट्रेस जो बहुत चर्चित है इस समय, जो है हॉलीवुड में रहती है, बेवरली हिल्स में रहती हैं, वहाँ की बहुत सारी फिल्मों में भी काम कर रही हैं और थिएटर भी कर रही हैं। और उन्होंने हमने एक छोटा थिएटर बनाया, वहाँ पर गैराज को थिएटर में तब्दील कर दिया, वहाँ वर्कशॉप की, और वहाँ पर एक पूरी कम्युनिटी जुटी, एक थिएटर ग्रुप पूरा बन गया, जिसने बाद में भी नाटक किए। तो कम्युनिटीज़ के साथ हमने कनेक्शन किए, और यही हमारा कनेक्शन अमेरिका में भी रहा, ये तमाम जगह रहा। क्या नाम है उस एक्ट्रेस का? ऐश्वर्या निधि। ऐश्वर्या निधि जी, आप जानते हैं, आप मैं जानता हूं। जी। मैंने रशिया में भी किया, फ्रांस में किया, यूरोप की लगभग सभी जगह किया, यूएई में मैंने जो है बहुत सारे नाटक किए। तो ये रहा कि कोई भी मैंने काफ़ी दुनिया घूमी मैंने, और मैं शायद एक मास्टर का बेटा हूँ, मैं अपने खर्चे पर कभी दुनिया क्या, मैं तो यहाँ से निकल कर जो है जयपुर तक नहीं जा सकता था, मतलब, लेकिन मैंने पूरा भारत घूमा नाटक के बल पर ही, और नाटक के ही बल पर मैंने पूरी दुनिया घूमी, और मेरा पैसा खर्च नहीं हुआ, नाटक ने ही अपना पैसा निकाला, नाटक के माध्यम से ही मैं दुनिया को जाना। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, नाटक इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ा धर्म है, मेरी पूजा है, मेरा सब कुछ है, क्योंकि वहीं से मैंने ज़िंदगी को सीखा। बल्कि मैं कहूँ कि प्रशिक्षण के साथ साथ मेरे अंदर ही परिवर्तन हुआ, मैं नाटक करते हुए मेरे अंदर व्यक्तिगत रूप में विकास हुआ, और ये बहुत बड़ी बात है, यही विकास हमारे अभिनेता में होता है। तो दुनिया भर मैंने किया, और मैंने पाया ये कि जब हम नाटक करते हैं तो जो हमारी कम्युनिटी, भारतीय लोग विदेश में चले गए हैं, जब नाटक देखते हैं तो उनके अंदर अपने देश के मिट्टी के प्रति, या अपने आसपास के प्रति, अपनी कहानियों के प्रति, अपने किस्सों के प्रति, अपनी समस्याओं को लेकर, जो दोनों जगह वो उनके अंदर एक बहुत ही अपनापन आता है, उसका प्यार मोहब्बत हमें मिलती है, और ये हमें लगता है कि ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। तो ये इस तरह की मैंने फ्रांस में भी नाटक किया, अलग अलग जगह किए, ऐसी जगह पर किए जो हिंदी नहीं जानते थे, लेकिन नाटक की ताकत इतनी होती है कि वो समझा देती है, भाषा कोई नहीं। मैंने जब दुनिया के बहुत बड़े थिएटर इंस्टीट्यूशन नोएडा में, NIDA जो मैं सिडनी में है, वहाँ नाटक किया। वहाँ पर मेरे दर्शकों में 90% से ज़्यादा जो ऑस्ट्रेलियन थे, तो उनके लिए, लेकिन नाटक हमने हिंदी में किया, हमने गांधारी नाटक किया। गांधारी जो हमारी महाभारत की महत्वपूर्ण पात्र है, उन पर नाटक किया था, सोलो परफॉर्मेंस था जो ऐश्वर्या निधि ने किया था। उसके लिए फिर ये हुआ कि नाटक हिंदी में है, तो समझें कैसे। तो नोएडा ने, NID ने उस समय विशेष प्रबंध किया कि मंच के ऊपर बहुत बड़ा स्क्रीन लगाया, जो हमारे अभिनेता से काफ़ी ऊपर था, और उसके लिए विशेष प्रबंध किया। पहले से करके संवादों को मंच पर आ रहे थे, जो अब भारत में अब इस्तेमाल किया जाने लगा है, तो वो उस समय उन्होंने इस्तेमाल किया 2006 के अंदर। तो ये बड़े अनुभव थे, क्योंकि मैं भी अलग अलग देख रहा था, अलग अलग सीख रहा था। तो तकनीक मैंने दुनिया में अलग अलग देशों में जाकर वहाँ पर सीखी, जानी कि हमें और क्या करना है। जो मैं तकनीक के बारे में जाना, लेकिन अभिनय के बारे में आज मेरा ये है कि हम लोग जो अभिनय करते हैं, हम जो सीखते हैं प्रशिक्षण, वो अपनी स्थितियों के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से ही होना चाहिए। मेरा अंतिम सवाल, अब रंगमंच का भविष्य क्या है? क्या रंगमंच सीखने के बाद रंगमंच से अपनी इतनी आय हो सकती है कि उसको व्यवसाय बनाया जा सके? जब हम लोग रंगमंच में आए थे, आपको याद होगा कि परिवार वालों को बड़ी चिंता रहती थी कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। हालांकि हम दोनों बहुत सहयोग मिला परिवार से, हाँ जी, हमें सहयोग मिला, लेकिन फिर भी जो रिश्तेदार हमारे चिंतित रहते थे कि लड़का क्या करेगा, क्या कैसे होगा, और भविष्य कैसे होगा। लेकिन धीरे धीरे हमने वो संकटों से पार है, हमने रास्ते निकाले, और हमारी पीढ़ी ने जो रास्ते बनाए वो अगली पीढ़ी के लिए काम आ रहे हैं।
हमने छोटे छोटे काम किए, छोटे छोटे वर्कशॉप किए, स्कूलों में काम किया, कॉलेजों में किया, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ काम किया, अलग अलग हमने काम किए। तो उसका परिणाम हुआ कि वो आज पुख्ता हो चुके हैं। रंगमंच से प्रशिक्षित कोई भी अभिनेता रोजगार के लिए उसको जो है सिर्फ सिनेमा की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो रंगमंच में भी अपनी आजीविका सम्मानजनक तरीके से कर सकता है, बशर्ते वो मेहनती है और उसका 4-5 साल से ज़्यादा का ट्रेनिंग का अनुभव है। जब तक आप ट्रेन नहीं होंगे, जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे जो रोजगार की बात है, जैसे आज जो सबसे बड़ा रोजगार है स्कूलों के अंदर है। स्कूलों के अंदर नाटक के अध्यापकों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारे पास प्रशिक्षित अभिनेता तो है, लेकिन टीचर नहीं है, पढ़ाने वाले नहीं है। तो पढ़ाने वालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आने वाले समय में जो सबसे बड़ा रोजगार पैदा होने वाला है वो थिएटर टीचर का होने वाला है, जिसके लिए अभी से तैयार होने की ज़रूरत है। अभी तो थिएटर के एक्टर ही टीचर बन जाते हैं, और जब उनको कहीं काम मिल गया, कहीं वेब सीरीज में मिल गया, टीवी सीरियल में मिल गया या सिनेमा मिल गया, वो जो है निकल जाते हैं। तो ये, लेकिन हमें जो ऐसे टीचर कि जो सिर्फ जो है थिएटर पढ़ाए, उनकी बड़ी मात्रा में ज़रूरत है, कि आने वाला समय उनका है। हर स्कूल में धीरे धीरे जब हमने थिएटर शुरू किया था उस समय नहीं था, लेकिन हम लोग स्कूलों में जाते थे, जब टीचर प्रिंसिपल भी नहीं समझ पाते थे नाटक का मतलब क्या होता है, और हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन आज आप जाइए स्कूल में, आप प्रधानाचार्य खुद बुलाकर नाटक करवाते हैं, तो अपने बच्चों को ट्रेन कर दीजिए, करवाते हैं। यानी कि पिछले जो है 25 सालों में बहुत परिवर्तन हुआ। निसंदेह में हमें क्रेडिट लेने में हमें गर्व का अनुभव होता है कि हमने वो काम शुरू किया और आज बढ़ गया। कॉलेजों में बहुत ज़रूरत है, कॉलेजों में ड्रामा सोसाइटीज़ हैं। जब हमने शुरू किया दिल्ली में 5-6 कॉलेजों में ड्रामा सोसाइटी थी। आज जो है सब कॉलेजों में ड्रामा सोसाइटी है। हम बहुत सारे कॉलेजों में ड्रामा सोसाइटी बनाई है, वर्कशॉप की, लगातार बड़ा अभियान किया। तमाम विश्वविद्यालयों हमने जहाँ जगह ट्रेनिंग करी, और नतीजा है कि आज कॉलेजों में एक अच्छा जगह नाटक बन चुकी है और उनको भी प्रशिक्षक की ज़रूरत है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, चूँकि नुक्कड़ नाटक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, तमाम समाज विषयों से लेकर छोटी छोटी बातों से लेकर सब में बन चुका है। और हमारे देश में जो अलग अलग जो गैर सरकारी संस्थान काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो है उनको अपने मैसेज को पहुँचाने के लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर भी उनको ट्रेनिंग की ट्रेनर्स की ज़रूरत पड़ती है। कमर्शियलाइजेशन भी हो चुका है। जो सबसे महत्वपूर्ण है कॉर्पोरेट। हाँ, कॉर्पोरेट हमारा कहीं पीछे नहीं रहता है, और हर मार्केट में जो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिकने वाली चीज़ होती है, वो सबसे पहले उस पर नजर आता है। और नतीजा है कि कॉर्पोरेट भी नुक्कड़ नाटक को आज प्रोत्साहन दे रहा है। कॉर्पोरेट के अंदर भी, और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी कई बार जो नाटक के माध्यम से हो रही है, तो कॉर्पोरेट थिएटर ट्रेनर्स की भी बहुत ज़रूरत है, और वो आज बहुत अच्छा कमा रहे हैं। और आपकी भाषा पर कमांड है, आप प्रशिक्षित हैं, तो आप कॉर्पोरेट ट्रेनर अच्छे बन सकते हैं। ये सारे। दूसरे कि आप अपना थिएटर ग्रुप शुरू करके आप एक डायरेक्टर की तरह ट्रेन होइए, तो आप कर सकते हैं। अच्छे डायरेक्टर के अंदर में ट्रेन होइए, डायरेक्शन में ट्रेन होइए, थिएटर ट्रेनर के रूप में ट्रेन होइए। अभिनेता की अपनी अलग जगह है, वो आप जो कंपाउंडर ट्रेनर मत बनिए। हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि हिंदी में बहुत से कंपाउंडर ट्रेनर्स हैं, वो मत बनिए। आप बाकायदा ट्रेनर बनिए, तो आप देखेंगे कि आप निर्देशक बनते हैं, आप थिएटर ग्रुप चलाते हैं, तो आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं। और अभी हमारे यहाँ बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है सांस्कृतिक जगत के अंदर, उसका पूरा लाभ आप ले सकते हैं। जैसे मैंने तय किया करदाता का पैसा नहीं, मेरी निजी राय हो सकती है, लेकिन आपकी नहीं हो सकती ना। सरकार के पास जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसको आप कर सकते हैं, राज्य सरकारों के पास प्रोजेक्ट हैं, केंद्र सरकार के पास प्रोजेक्ट हैं, हमारी कल्चर मिनिस्ट्री है उसमें कर सकते हैं। और जैसे कुछ राज्य सरकारों ने तो स्कूलों के साथ प्रोजेक्ट भी किए और भी बहुत काम कर रहे हैं। तो और एक और बहुत सारे रंगमंडल भी देश में है। हमारे रंगमंडल दिल्ली के अंदर बहुत से रंगमंडल है जिसको सरकार मदद करती है, अभिनेताओं को पैसा देती है सरकार, और सीधा आपके सरकार जो अभी सरकार ने पिछले कुछ सालों में सीधा अभिनेता के खाते में जाता है, तो थोड़ा भ्रष्टाचार कम हुआ है उससे। तो आप जो उसमें कर सकते हैं, रंगमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर एक प्रशिक्षित अभिनेता है, ट्रेनर है, डायरेक्टर है, उसके रोजगारी कमी नहीं है। आप सम्मानजनक तरीके से आप अपनी ज़िंदगी यापन कर सकते हैं, और आगे थिएटर का भविष्य बहुत उज्जवल है। अन्य माध्यमों तो है ही है, वहाँ तो देखिए अभिनय ने, नाटक के अभिनेताओं ने सिनेमा में जाकर वहाँ का ग्रामर बदल दिया।
अभिनेता का ने वहाँ पर जो है एकदम स्तर उठा दिया। बिल्कुल ठीक तो बात है। ये बहुत ज़रूरत है कि प्रशिक्षित अभिनेता, अच्छा अभिनेता हर जगह उसकी ज़रूरत है। आप काम कीजिए। और दूसरा कि मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया था और जब मैंने आया मुझे रिजेक्शन मिला, लेकिन मैंने किसी को रिजेक्ट नहीं किया। और आज मेरा रहता है कि आप ऊर्जा से भरे रहिए, सकारात्मक रहिए, तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने साथ जो सैकड़ों लोगों रोजगार खड़ा कर देंगे। और अस्मिता थिएटर ग्रुप ने किया है, परिधि ने खड़ा किया, उस समय हम सब मिलकर खड़े कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने विदेशों में देखा, वहाँ स्कूलों से होता है, सब चीज़ें बच्चों से वहीं से चीज़ें शुरू होती हैं और अंततः वहाँ पर बड़ी बड़े रंग मंडल हैं जिनके अपने अपने बिल्डिंगें हैं, अपने संस्थान हैं। तो धीरे धीरे ये ढांचा भारत में भी आ रहा है और आएगा। जैसे पहले रिहर्सल की जगह नहीं मिलती थी, बहुत सारी मैदानों में रिहर्सल करते थे। अब धीरे धीरे जैसे हमारे अस्मिता ने एक अपनी एक जो है अपना एक जगह ली, काम किया, एक ऑफिस बनाया, काम आज ये इसी ढांचे पर पिछले 5-6 सालों में बहुत सारे थिएटर ग्रुप ने काम किया। क्योंकि एक चीज़ बनती है तो वो पीछे पीछे बहुत सारी नई चीज़ें, परंपरा शुरू करते हैं। तो रंगमंच बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य है और मुझे लगता है कि असली खुशी तब है जब आप दर्शकों से आंखों में आंख मिलाते हैं। क्यों आंखों में आंख मिला के बात करना बहुत महत्वपूर्ण है और आप जिंदगी सारी बातों करके डायलॉग से, संवादों से सुलझा सकते हैं, झगड़ों से नहीं, हिंसा से नहीं। आप डायलॉग करिए, बड़ी से बड़ी समस्याएं सुलझ जाएंगी, चाहे घर की हो, समाज की हो या देश की हो। तो नाटक में आइए, आपका स्वागत है। नाटक का भविष्य उज्ज्वल है, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, इसकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। क्या बात है। तो आपने इतना कुछ जाना, अभी भी बहुत सारे सवाल होंगे आपके पास, आप हमें लिखें मेरे चैनल निर्मल रतनलाल वैद पर। हम इसके बारे में बार बार आपसे बात करेंगे। और जैसे अभी आपको इनकी रिहर्सल के भी कुछ शॉट्स दिखाए जाएंगे, किस प्रकार से बच्चे कैसी मेहनत कर रहे हैं, वो सब आप देखिए। अभी हम डिस्क्रिप्शन में पूरा आपको डिटेल में बताएंगे, पूरा आपको फ़ोन नंबर, एड्रेस, क्या किस प्रकार से आप आकर यहाँ संपर्क कर सकते हैं और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने शहर में भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप अपने शहर पे भी इस तरह की अपनी संस्था के द्वारा काम शुरू कर सकते हैं। उसमें अरविंद जी, अस्मिता थिएटर आपकी मदद करेगी। यहाँ से ट्रेन जो बच्चे निर्देशक के रूप में, टीचर के रूप में आपके पास आएंगे। तो ये एक नया एवेन्यू खुल रहा है। हमारा देश सच में आगे बढ़ रहा है। हम स्वरोजगार की बात करते हैं और ये अभिनय, कोई भी कला अगर आपके पास है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। और ये आज आपने बहुत कुछ जाना। आज 2 लंबे इंटरव्यू हुए हैं अरविंद जी के साथ और हम निरंतर ऐसे जारी रखेंगे। कभी कभी हम लाइव भी आकर आपसे बात करेंगे इस विषय के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत मुझे भी धन्यवाद। अच्छा लगा निर्मल जी। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें आई और जो नई चीज़ें जो लोग उनको भ्रांति है नाटक के बारे में या अभिनय के बारे में, वो मुझे भी बताकर अच्छा लगा। और जी बहुत ईमानदार, आप ईमानदार हैं, आप सच्चे हैं, जो हर फील्ड में ज़रूरत है। और आप काम करते जाइए, रास्ते अपने आप खुलते हैं। ऐसा नहीं होता आपको कटोरी में सजाकर, थाली में सजाकर कोई कुछ नहीं देता है, आपको करना पड़ता है। वो मैं आज भी कर रहा हूँ। मैं सुबह जो है 5:30 बजे उठता हूँ, रात को जो है 11 बजे घर जाता हूँ, निरंतर काम करता हूँ। रोज़ मेरे लिए चुनौती होती है। अगर मान लो मैं डायरेक्टर बन गया तो कभी नहीं कर पाऊंगा। मुझे रोज़ एक दिन नया दिन होता है, नई चुनौती होती है, नई योजनाएं होती हैं और यही हमने बातचीत की है। इन्हीं मुझे अच्छा लगा ये सब बात करके। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सुनने के लिए और निर्मल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कहीं तो होगी इस चमन में भी बाहर की नजर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तू जिंदा है। सुबह और शाम के रंगे हुए घूम रहा हूं। अरे कमाल करते हैं बस्ती साहब। अगर किसी को पता चल जाता तो सबसे पहले मुझे जान से मारता, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा जवान और तंदुरुस्त हूं। उसके बाद ही आपका और आपकी जेब का सफाया करता, फिर ये जा वो जा। अरे कमाल करते हैं, इतनी बड़ी रकम लेकर के घूम रहे हैं आप। अरे ये तो सरासर इन्विटेशन है, आ लुटेरे मुझे मार। वैसे सच कह रहे हैं ना? लीजिए आप। दिखाइए मत दिखाइए मत दिखाइए मत।
वरना मेरी नीयत खराब हो जाएगी। और ये चाकू भी अपने पास रख लीजिए। जगदम्बा को पता है कि दफ्तर से आप मेरे साथ निकले थे, इसलिए आपकी लाश को कहीं भी ठिकाने लगाओ, पुलिस मुझ तक पहुंच जाएगी। और शराब पिलाकर लोगों को बिगाड़ने का तजुर्बा तो मुझे है, लेकिन जान लेने के मामले में फिलहाल मैं भी वर्जिन हूं और वर्जिन ही बना रहना चाहता हूं। इसलिए आप मेहरबानी करके चुपचाप एक बार मुझे खतरनाक हद तक यकीन है आप पर। नमस्कार साथियों, ये मेरी आस्वादा थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति। इस नाटक के लेखक हैं श्री स्वदेश दीपक। नाटक में संगीत अरेंज किया है डॉक्टर संगीता वॉर्ड ने, और इस नाटक का निर्देशन किया है श्री अरविंद।